हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 1 हम रिवाइज कर रहे थे और उसको क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। ठीक है, लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन आंसर्स देखे थे उनको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे और उनके बाद हम नए क्वेश्चन आंसर्स आज देखेंगे उसी फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या था आपका? मैटर सराउंडिंग अस। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। और पदार्थ यानी कि किन किन अवस्थाओं में आपका पदार्थ पाया जाएगा, उन अवस्थाओं की प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे, गुण विशेषताएं देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है और उनके आधार पर हमारे आसपास हमें क्या क्या देखने को मिलती हैं घटनाएं, उनको हम अपने साइंस से जोड़ करके और साइंस में किससे, रसायन से जोड़ करके हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने लास्ट सेशन में इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देखी थी और इन स्टेटमेंट के पीछे रीजन क्या होगा, ऐसी जो घटनाएं होती थी वो हमको बताना था। जैसे फर्स्ट है, अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, यानी कि कोई भी गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसका पूरा आयतन क्या कर लेती है, घेर लेती है। इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कणों के बीच में, गैस के जो कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो नगण्य है। उसके आकर्षण बल के नगण्य होने के कारण वो दूर दूर जा रहे हैं। ओके, और वहीं पर वे सभी दिशाओं में तीव्र रूप से क्या करते हैं, विचरण करते हैं, यानी कि रैंडमली मोशन उनमें पाया जाता है। रैंडम किसी भी डायरेक्शन में चली जाएंगी। जैसे मैंने अगर परफ्यूम की बोतल यहाँ पर खोली है तो वो यहाँ से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी कि सिर्फ आगे को बहे या सिर्फ लेफ्ट जाए या राइट जाए। वो अगर मैंने यहाँ पे परफ्यूम की बोतल खोली है तो मेरे सामने जो व्यक्ति होगा वहां तक स्मेल जाएगी, मेरे पीछे कोई व्यक्ति है तो उसके पास भी स्मेल जाएगी। यानी जो गैस है वो रैंडमली सभी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, और अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो बर्तन है आपका, वहां पर गैस क्या कर रही है, उस बर्तन की जो वॉल है यानी कि दीवारें हैं उन पर क्या करती है, दबाव डालती है। तो क्यों डालती है? क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा है, गतिज ऊर्जा उन कणों में ज्यादा है, आकर्षण बल कम है, इस वजह से वो दूर दूर हटने का प्रयास करते हैं या फिर जहां से भी उनको रिक्त स्थान मिलता है वहां से वो क्या कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। ओके, और क्या देखा था, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी की मेज को ठोस कहा जा रहा था। क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि हम उस लकड़ी की मेज में अगर हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ आर पार नहीं जाता, यानी उसके कण जो है वो क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास है, और आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो आकर्षण बल कहाँ है, ठोसों में ज्यादा है, और उसका एक आकार जो है वो निश्चित है। मेज का आकार यहाँ पर भी उतना ही है, दूसरे रूम पे जा रहे हैं वहां पर भी उतना ही है। आयतन जितना वो इस रूम में घेरेगी उतना ही वो दूसरे रूम पर भी घेरती है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आकार आयतन आपके क्या हो रहे हैं, निश्चित हो रहे हैं। ओके, तो आपने क्या देखा, ये सारे गुण किसमें पाए जा रहे हैं, ठोसों में पाए जा रहे हैं। और मेज आपकी बह नहीं रही है कहीं भी, यानी तरलता का गुण उसमें नहीं है। तो तरलता का गुण किसमें नहीं पाया जाता, आपका ठोसों में नहीं पाया जाता। तो इस कारण से हम एक लकड़ी से बनी हुई मेज को ठोस कह सकते हैं। ओके, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। हमने क्या पढ़ा था कि हम हवा में अपना हाथ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अगर हमें लकड़ी के ब्लॉक को क्या करना है, उसमें हाथ को अगर मूव कराना है तो हमें कराटे का एक्सपर्ट चाहिए होगा। तो इसका भी हमने देखा था, क्योंकि हवा की बात कर रहे हैं तो हवा आपका गैसेस का मिक्सचर है, सिर्फ गैसें यहाँ पर हैं और गैसों के कण दूर दूर हैं, इस वजह से आप इजीली अपने हैंड को फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, या बहुत कम बल के कारण इतना बल आप लगाते हैं उन गैस के कणों को हटाने में कि आपको पता भी नहीं चलता। ओके, और जब ठोस की बात करेंगे, लकड़ी के गुट्टे की बात करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और आपको कराटे सीखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और हमने घनत्व की बात की थी, तो क्योंकि पानी और बर्फ की हम घनत्व की बात कर रहे हैं, दोनों आपका क्या है, जल ही है, H2O ही है। और हम क्या कहते हैं कि पानी जब बर्फ के रूप में बन रही है तो उसका आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो गया तो बर्फ आपका तैरने लग गई पानी के ऊपर। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट।
जब हम स्टेट में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, स्टेट में परिवर्तन का मतलब क्या है, जिसको आप प्रावस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। तो तापमान स्थिर क्यों रहता है वो बताना है, ठीक है। तो तापमान स्थिर किस वजह से है? अवस्था परिवर्तन में आप क्या देखते हैं कि जैसे ठोस से कोई लिक्विड बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ठोस से लिक्विड बन रहा होता है तो उस टाइम अगर आप उस कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, कोई भी आपके पास मैटर है, आप उसका टेम्परेचर नोट करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या रहता है? स्थिर रहता है। यानी कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। क्या किया जा रहा है? हीट या तो दी जाएगी या उससे हीट ली जाएगी, यही होता है। अब आपने ठोस को लिक्विड में, अगर आपने क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड, ठोस को द्रव में अगर आपने बदलना है तो इसका मतलब ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट देंगे। तो वो हीट कहाँ चली जाती है? गुप्त ऊष्मा के रूप में, जिसको आप क्या कह रहे हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी गलाने के लिए आपको एक हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, और वो ऊष्मा क्या करेगी? उन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करेगी ताकि कि वो लिक्विड का यानी द्रव में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ग्रहण कर सके। ओके, तो the molecule of this matter use heat to overcome the force of attraction between the particles। कणों के मध्य में, ठोस में, क्योंकि क्या है, कण बहुत पास पास है, इन कणों को अगर हम दूर करेंगे, लिक्विड का मतलब कण दूर होने चाहिए, दूर करने के लिए जो ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इस अट्रैक्शन फोर्स के विपरीत आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो दूर कर पाओगे। अट्रैक्शन फोर्स से अगर वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दूर हो सके। तो दूर करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या फोर्स का मतलब क्या है? हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और जब उस अट्रैक्शन में आपको क्या करना है? अट्रैक्शन को कम करना है ना, आकर्षण बल यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। सॉलिड में यानी ठोसों में आकर्षण बल ज्यादा होता है, द्रव में क्या होता है? कम होता है। बात रिक्त स्थान की करेंगे तो रिक्त स्थान यहाँ कम होता है ठोसों में, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। So heat to overcome the force of attraction between the particles at this period of time temperature remain constant. This extra heat is acquired by the molecule. ये जो एक्स्ट्रा हीट है, ऊष्मा है, वो इन कणों ने क्या कर ली है? ग्रहण कर ली है इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट। किसकी फॉर्म में? हिडन हीट की फॉर्म में। हिडन हीट यानी गुप्त ऊष्मा, जिसे हमने कहा कॉल्ड लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अदर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से, एक अवस्था से, इस एक अवस्था से जिसको हम ठोस कह रहे हैं, इससे द्रव में बदलने के लिए वो जो हीट है वो मॉलिक्यूल ले लेगा, और मॉलिक्यूल किस रूप में लेगा? लेटेंट हीट के रूप में लेगा, जो क्या करेगा? उसको मदद करेगा प्रावस्था में परिवर्तन के लिए, अवस्था में परिवर्तन के लिए। ओके, तो वो ऊष्मा वहां चली जाती है, इस वजह से तापमान क्या रहता है? आपका स्थिर रहता है। ओके, चलिए, तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा किस केस में होगा? जब सॉलिड से द्रव बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, ठीक है। जब इस द्रव से गैस बनेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो और दूर चले जाएंगे, या पार्टिकल जो है वो और दूर चले जाएंगे, तो ये गैस हो गया। तो ठोस से द्रव जब बन रहा है तब क्या कहा जा रहा है? गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि गल रहा है, गलना समझते हैं ना, पिघलना। और द्रव से जब गैस बनेगा, जब ये हो रहा है, तब वाष्पीकरण होता है, जैसे पानी वाष्पीकृत हो जाती है। वाष्पीकृत का मतलब भाप के रूप में बदल जाएगी। ओके, तो उस टाइम पर क्या कहा जाएगा? उसका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? Why does a desert cooler यानी कि आपका जो कूलर होता है, ठीक है, वो कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, यानी कि जब गर्मी वाला दिन होगा उस टाइम पर ज़्यादा ठंडी हवा देगा, ठीक है। तो क्या होता है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो क्यों करेगा गर्म? क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप उस जो कूलर होता है उसमें क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। वो पानी क्या करेगा? बाहर का जितना भी तापमान है वाष्पीकरण के लिए उसको यूज करेगा, और फिर आपका क्या होगा, और ठंडक वो क्या देगा? हवा के रूप में आपको प्रदान करेगा। ओके, तो गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, तथा तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पीकरण ज्यादा होगा क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि गर्मियों में कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण आपका क्या होता है? वहां पर तीव्र गति से हो रहा है। ओके, तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। तो ये सारा किस पर बेस्ड है? ये सारा आपकी अवस्थाओं में परिवर्तन दिखा रहा है। वाष्पीकरण क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। द्रव अवस्था में से गैसीय स्टेट में, यानी कि गैसीय अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है पानी का, उसी को तो वाष्पीकरण कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजन पूछे जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए। How does the water kept in an earthen pot become cool during summer? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी देखा है कि कैसे एक जो मटका होता है, मिट्टी का घड़ा, वो गर्मियों में पानी को क्या करता है? ठंडा करता है। तो वो भी वाष्पीकरण की घटना पर ही काम करता है। ओके, द earthen pot is porous with लॉट ऑफ पोर्स। क्या रहते हैं उसमें? बहुत बारीक बारीक छिद्र रहते हैं। उन छिद्रों से क्या होता है? ऑन द वाटर ओजेज आउट थ्रू दीज पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। उन छिद्रों से पानी बाहर आता है और फिर मटके की सतह से वाष्पीकृत होता है। और वाष्पीकरण के लिए क्या करेगा? वो एनर्जी लेगा, ऊष्मा लेगा, तो तापमान को क्या करेगा? फिर वहां कम कर देगा अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इवेपोरेटेड एट द सरफेस ऑफ द पॉट देयर बाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। वहां पर फिर क्या कूलिंग इफेक्ट होता है? दिस मेक्स द पॉट कोल्ड, और इससे मटका क्या हो जाएगा? मटका अपने आप में ठंडा हो जाएगा, तो उसके अंदर जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ओके, तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता है, छिद्रों से बाहर आता है, तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। वो पानी जो बाहर आएगा उसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। और इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके में क्या होता है? फिर शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए क्या हो रहा है? आपका जो मटका है उसके अंदर जो पानी रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? हम जब अपनी पाम यानी हथेली पर क्या रखते हैं? एसीटोन रखेंगे, पेट्रोल रखेंगे, या फिर परफ्यूम। इन जैसे कोई भी अगर हम केमिकल या लिक्विड्स रख रहे हैं अपने हाथ में, तो हमारा हाथ क्या करता है? ठंडक महसूस करता है। तो वो क्यों करता है? ये भी वाष्पीकरण की घटना है, क्योंकि वो वाष्पीकरण के लिए कौन? एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम जो होगा वो वाष्पीकरण के लिए, वाष्पीकरण के लिए यानी अपनी अवस्था में, अभी वो लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में हमारे हाथ पे आया, लेकिन वो एकदम से क्या होना चाहेगा? गैसीय अवस्था में जाना चाहेगा। और गैसीय अवस्था में बदलने के लिए वो तापमान जो होता है वो हमारी बॉडी से लेता है। ठीक है, तो जब भी तापमान लेगा तो क्या हो जाएगा? फिर हमको कूलिंग इफेक्ट यानी कि ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। ठीक है, चलिए। तो इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण आपको क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है।
नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। हम क्या कर रहे हैं, किसी प्लेट से हम जल्दी से कोई गर्म पेय, यानी कि अगर गर्म कॉफी है आपकी या चाय है, उसको आसानी से पी लेते हैं जल्दी से, और जबकि कप में हमें बहुत टाइम लगता है ऐसी गर्म चीज़ों को पीने के लिए। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर देखो, अगर हम कप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका सपोज कप है, ओके, और दूसरा क्या है, सॉसर प्लेट की बात कर रहे हैं, तो दोनों में सरफेस एरिया की बात करोगे तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? ये ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से अगर आपने चाय ली है, सपोज इस लेवल तक यहाँ पर आपने चाय भरी है कप, ठीक है, 40-50 ml जितना भी आपने लिया है, उतनी ही आपने प्लेट में ली है। कप में सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो चाय थी उसके मॉलिक्यूल को कम क्या मिला? तापमान मिला, कम एरिया मिला, ठीक है, कम एरिया मिला, और यहाँ पर एरिया क्या हो गया? फैल गया। तो ये क्या हो जाएगी? ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी, और ये क्या होगी? ये देर में ठंडी होगी। तो ये जल्दी से ठंडी हो रही है, इस वजह से आप आसानी से पी रहे हो इसको। ये जल्दी से ठंडी नहीं हो रही है कप में, इस वजह से आपको क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह से क्या है? ज्यादा है। ये क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना, कप का क्षेत्रफल बस ये वाला है, ये, ओके, और वहीं पर प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी से होता है, ओके, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण किस प्रकार होता है? जैसे आप कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उनको सुखाने डालते हैं। तो हम क्या करते हैं? कपड़ों को एकदम फैला के डालते हैं। तो फैलाने का मतलब क्या है? कि उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। अगर सपोज आपका कोई कपड़ा है, वॉश करने के बाद आपने उसको एकदम फैला के इस प्रकार डाला है, ठीक है, यही कपड़ा आपने इस प्रकार से इसका सतही क्षेत्रफल कम कर दिया और पूरा इकट्ठे करके इस प्रकार से रख दिया सुखाने के लिए, ठीक है। तो कौन सी वाली पोजीशन में, स्थिति में आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा? इस वाली में सूखेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर क्या है? पानी है। पानी ही तो, जब आपने वॉश किया तो पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कपड़े में विद्यमान रहते हैं, पानी के अणु कपड़े में विद्यमान रहेंगे, इसीलिए वो गीला है। गीला होने का मतलब पानी है उसके अंदर अभी भी। उस पानी को हमें क्या करना है? वाष्पीकृत करना है, जो इसके अंदर पानी है। अब इस पानी के अणुओं को बहुत ज्यादा क्षेत्रफल मिल रहा है यहाँ कपड़े में, क्योंकि हमने कपड़े का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया, कपड़े को एकदम फैला के रख दिया। जबकि इस केस में जो पानी के अणु हैं उनका क्षेत्रफल आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। अब सिर्फ इतना ही रह गया सतही क्षेत्रफल। तो सिर्फ इसी सतह से आपके पानी के अणु निकलेंगे, तो बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि लेयर्स बनी हुई है ना कपड़े की, उनके अंदर भी तो पानी के अणु तो इतने ही है, समान है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अणु एक साथ क्या करेंगे? वाष्पीकृत हो पाएंगे। तो यानी वाष्पीकरण जब हम पढ़ रहे थे तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ रहे थे। तो प्रभावित करने वाले कारकों में एक ये भी था, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, वाष्पीकरण जल्दी होगा तो आपका कपड़ा सूख जाएगा, ओके। और यहाँ सतही क्षेत्रफल कम कर दिया तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी मतलब आपका ये जो कपड़ा है वो बहुत देर से सूखे, ओके। और क्या होता है? तापमान प्रभावित करता है। तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है? कि आपने चलो सतही क्षेत्रफल तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर इसी प्रकार से खुले हुए कपड़े को आप गर्मियों में टांगते हैं तो वो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर आप सर्दियों में इसी प्रकार फैला के रखेंगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि गर्मी में आपकी नमी कम है वातावरण में, या टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो वाष्पीकरण जल्दी से हो रहा है।
कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो वहां पर तापमान कम रहता है सर्दियों में, ठीक है, और कपड़े क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर कम हो गई। यहाँ पर सतही क्षेत्रफल की हमने चूंकि बात की है, तो इसका प्लेट का सतही क्षेत्रफल ज्यादा है। सतही क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से आपके एक टाइम में बहुत ज्यादा अणु क्या हो रहे हैं, वाष्प अपनी स्टेट को परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं, यानी वाष्पन हो रहा है बहुत जल्दी। और यहाँ पर वाष्पन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से चाय जल्दी इस स्थिति में ठंडी हो रही है जब वो प्लेट में रखी हुई। इसीलिए आप प्लेट में रख करके जल्दी से चाय पी लेते हैं, और कप में टाइम लगता है चाय को ठंडा होने में, या जब आप कप से चाय पीते हैं तो उसमें आपको समय लगता है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो सारा आप वाष्पीकरण पर चल रहा है आपका, कि वाष्पीकरण से किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What type of clothes should we wear in summer? समर में यानी कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें पहनने चाहिए सूती वस्त्र, ठीक है, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, और उसके साथ साथ हल्के रंग के कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं या सफेद कपड़े आप ज्यादातर पहनने का प्रयास करते हैं, तो वो हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। जबकि रंग जो आपका डार्क कलर के कपड़े होते हैं, यानी कि गहरे रंग के, जैसे काला हो गया या नीला हो गया, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश को या ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, और उसकी वजह से हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। चलिए, वी शुड वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें गर्मियों में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, ये क्या करता है, हीट को, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी अवशोषित नहीं करता है। एंड कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट, और कॉटन के कपड़ों में क्या होते हैं, छिद्र, रंध्र होते हैं छोटे छोटे, और उनसे क्या होगा, विच एब्जॉर्ब स्वेट्स एंड अलाउ द स्वेट टू इवेपोरेट, जो क्या करेंगे, जब आपको स्वेटिंग होगी तो वो पोर्स होंगे, ये कपड़ा है सपोज, इसमें छोटे छोटे पोर हैं, यहाँ आपकी स्किन के ऊपर होगा कपड़ा, ठीक है, स्किन में स्वेटिंग हुई आपकी, तो अगर ये कॉटन का कपड़ा है तो उन पोर्स से आपका क्या होगा, स्वेट बाहर को आएगा। फिर क्या होगा, वो बाहर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से फिर वाष्पीकृत हो जाएगा, कपड़े से वाष्पीकृत होगा, और कुछ हीट कहाँ से लेगा, बॉडी से भी लेगा। इस वजह से आपको कैसा फील होगा, कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए गर्मियों में जब स्वेटिंग होती है उसके बाद कूलिंग इफेक्ट, यानी कि शीतलता आपको महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, तो उसका कारण भी क्या है, वाष्पीकरण। तो अभी कॉटन के कपड़े क्यों पहने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें छिद्र हैं, और छिद्र से क्या हो रहा है, स्वेट बाहर आ रहा है, एंड अलाउ द स्वेट टू इवेपोरेट, और वाष्पीकरण के लिए उसको हेल्प कर रहा है फास्टर, देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट, और शीतलता प्रदान कर रहा है। ओके, तो इसलिए क्या पहने जाएंगे, हल्के रंग के कपड़े, कब, गर्मियों में, और साथ ही सूती वस्त्र पहने जाएंगे। हल्के रंग क्योंकि परावर्तित कर रहे हैं ऊष्मा को, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो उस ऊष्मा को परावर्तित करना है, हमको अवशोषित नहीं करना है, ठीक है। और कॉटन के कपड़ों में क्योंकि छोटे छोटे पोर्स हैं, और उन छोटे पोर्स से क्या होगा, आपका स्वेट बाहर आएगा और इवेपोरेशन होगा, तो उसके लिए आवश्यक है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल, इनको सेल्सियस स्केल में बदलना है। ये किस में दिए गए हैं, ये केल्विन में दिए गए हैं। जब आपको डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, तो एक तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि डिग्री केल्विन में आपको हमेशा टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 के बराबर होता है केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन में जब आपको बहुत ज्यादा डिजिट्स में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, मैग्नीट्यूड में आपको लिखा हुआ 293 केल्विन लिखा जा रहा है,
तो यहाँ से जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 माइनस कर, ठीक है, सिंपली 273 माइनस करके जो टेम्परेचर आपको आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो क्या कहा मैंने, डिग्री सेल्सियस में हमें चाहिए ना, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, जो केल्विन में टेम्परेचर है उसमें से माइनस कर दो 273, तो इन दोनों में से 273 माइनस कर दीजिए, आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, तो 293 से 273 माइनस किया, कितना मिला, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यही 470 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या किया, 470 में से 273 को माइनस कर दिया, कितना आया, 197 आया आपका, ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। और यहीं पर अगर क्या होगा, इस डिग्री केल्विन में बदलना होगा डिग्री सेल्सियस को, तब आप क्या करते हैं, तब आपको डिग्री केल्विन में बदलना है, अगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उसमें अगर आप 273 प्लस कर देते हैं तो आपको केल्विन में टेम्परेचर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। तो हमने अभी जैसे देखा कि केल्विन में किस प्रकार बदला जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आपको क्या कर देना है, 273 प्लस कर देना है तो डिग्री केल्विन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार 25 डिग्री सेल्सियस में आपने 273 प्लस कर दिया तो 298 केल्विन आपका, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर होता है, 298 केल्विन के बराबर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये इक्वल का साइन का मतलब ही वही है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, उसको उसके बराबर बता रहे हो, कि डिग्री सेल्सियस को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, केल्विन में। यही जब आप 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर को, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी अगर 100 सेंटीमीटर लाएंगे तो वो 1 मीटर के बराबर होता है। जब आप क्या कहते हो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यानी 1000 ग्राम को मिला करके 1 किलोग्राम होगा, यानी 1 किलोग्राम उतना ही है जिसको 1000 ग्राम कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होगा वो 298 केल्विन के बराबर ही है, उतना ही तापमान महसूस होगा, ये नहीं है कि तापमान बढ़ गया है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि दोनों तापमान है समान, लेकिन हम उनको सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं, एक बार डिग्री सेल्सियस में और एक बार डिग्री केल्विन में। ओके, तो 373 डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, उसमें हमने ऐड कर दिया 273। ओके, तो आपका 646 केल्विन हो गया टेम्परेचर। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो यहाँ जो टी के टी सी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर केल्विन में यानी तापमान, और ये टीसी का मतलब क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। किसी भी ठोस को छोड़े हुए आपका जो नेफ्थलीन बॉल होता है, नेफ्थलीन माने कपूर की जो बॉल्स होती हैं, जिनको आप क्या करते हो, जब कपड़ों को रखते हैं हम लोग संभाल करके, यानी कि सुरक्षित रखते हैं, तो उसमें कपूर की बॉल्स डाल दी जाती है, नेफ्थलीन बॉल। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वहां पर वाष्पीकृत हो जाती है, ठोस का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो जाता है एकदम से, और इस वजह से ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन यानी सॉलिड से लिक्विड न बन करके डायरेक्ट क्या बनता है, गैस बनता है। ठीक है, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस से सीधा गैस बनता है, द्रव नहीं बनता है। तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या करती हैं, ऊर्ध्वपातिज हो जाती है, यानी कि उनका जो ठोस डालते हो ना बॉल, वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्मेल तो आती है वहां पर, और इस वजह से वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कुछ ठोस नहीं मिलता है, ठोस पदार्थ छोड़े बिना वो गैस में परिवर्तित हो गई है चूंकि, तो इस वजह से आपको वहां पर बॉल दिखाई नहीं देगी, फिर कहते हैं ना गायब हो गई, कपूर डाली थी पर अब है ही नहीं आपके बॉक्स में कपूर, तो उसका क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो बहुत दूर खड़े हैं कहीं और दूर से भी आपको स्मेल आ रही है परफ्यूम की, तो वो किस कारण आ रही है, कि गैस के कण क्या है, दूर दूर हैं और इस वजह से वो हवा में विस्तरित हो रहे हैं। ठीक है,
अट्रैक्शन फोर्स कणों के बीच में बहुत कम है। ओके, चलिए, तो ये तेजी से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पशील द्रव होता है ना, परफ्यूम की बोतल में लिक्विड ही तो स्टोर किया जाता है, और वो लिक्विड कैसे होता है, इवेपोरेशन, मतलब वेपराइज हो जाएगा इजीली। जैसे उसको दबाव, हम प्रेशर जो उस पर अप्लाई किया गया है बॉटल में रखने के लिए, उस प्रेशर को हटाएंगे, रिलीज करेंगे, तो वो बाहर आते ही जैसे उसको क्या मिलेगा, बाहर क्षेत्र ज्यादा मिलता है, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। दबाव क्योंकि उससे हटता है ना, दाब हटेगा, दाब यानी कम होगा, तो वो क्या करेगा, अवस्था परिवर्तित कर लेगा। द्रव अवस्था में रखा गया था बॉटल में, लिक्विड रहता है परफ्यूम, और जैसे ही दबाव प्रेशर हटाया, वैसे ही वो फिर से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो। ओके, यही सिलेंडर भी इसी घटना पे कार्य करता है आपका। तो होपफुली आज के सेशन में जितने क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन जो चल रहा था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम अपना सेकंड चैप्टर लेके चलेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, और तब तक के लिए आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।